साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया इस परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो परिचर्चा है वो बड़ी गंभीर है साथियों। परिचर्चा ये है कि क्या भारत की वर्तमान सरकार न्यायपालिका सहित असंवैधानिक या गैर कानूनी तरीके से गठित होकर और गैर कानूनी तरीके से ही असंवैधानिक तरीके से संचालित हो रही है। बहुत बड़ा प्रश्न है। हो सकता है कई लोग मेरी बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं जिन बातों को आधार बनाकर ये आक्षेप लगा रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, आप शायद मेरी बातों को जब सुनेंगे तो आप उनसे सहमत होंगे। साथियों, हमारे भारत में सरकार के 3 अंग हैं। सामान्यतः विश्व में जो भी सरकार बनती है कहीं भी हो, उसके 3 अंग माने जाते हैं और ये सार्वभौम सत्य हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अर्थात लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब भारत में लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका कौन है? संसद है। संसद, राष्ट्रपति और दोनों जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, जिसको लोकप्रिय सदन और उच्च सदन कहा जाता है, उनसे मिलकर बनती है। सरकार का दूसरा जो अंग है वो है कार्यपालिका, अर्थात मंत्रिमंडल, और जिसमें हालांकि कार्यपालिका के 2 प्रकार अपने भारत में पाए जाते हैं। एक नाममात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति है वो नाममात्र की कार्यपालिका है और जो मंत्रिमंडल है वो वास्तविक कार्यपालिका है। चूँकि राष्ट्रपति है केवल नाममात्र का होता है, उसके पास में वास्तविक अधिकार नहीं होते। वास्तविक अधिकार है वो मंत्रिमंडल के हाथ में होते हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और सारी जो पावर्स हैं वो इस संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के हाथों में सिमट कर रह जाती है, क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाने के बाद में मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से करना है वो प्रधानमंत्री है वो सुनिश्चित करता है। ये अलग बात है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और तीसरा अंग हमारी व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, जिसमें सेंट्रल लेवल के ऊपर एक हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। राज्यों के लेवल के ऊपर जो है अलग अलग राज्यों में या 2 राज्यों या 3 राज्यों को मिलाकर जो है वो हाई कोर्ट बनाए गए हैं। और निचले स्तर पर फिर जो जिला और यानी कि एक तरह से तहसील स्तर के ऊपर जो है वो फिर हमारी निचली न्याय व्यवस्था है वो आ जाती है। अब जहाँ तक यानी कि एक तरह से हमारी संसद है, तो संसद को जो चुने जाने का जो प्रोविज़न है वो जो है संविधान के अनुच्छेद यानी कि एक तरह से 79 है, उसके अंतर्गत है वो किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रोविज़न है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रोविज़न है। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 168 के अंतर्गत, अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों की संरचना का जो है प्रोविज़न है वो किया हुआ है। इसी प्रकार से कार्यपालिका जो है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति है आर्टिकल अनुच्छेद 75 के अनुसार होती है, और फिर उसकी अनुशंसा के आधार पर मंत्रिमंडल नियुक्त होता है या मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसी प्रकार से राज्य स्तर पर राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 153 के अनुसार, और अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 164 के अनुसार जो है वो फिर मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये जो बातें हैं वो कार्यपालिका के संदर्भ में आ जाती है। अब जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, आर्टिकल 124 है वो सुप्रीम कोर्ट की में यानी कि एक तरह से न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका प्रोविज़न है वो करता है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट आर्टिकल 214 के अंतर्गत, और निचली जो अदालतें हैं इनका जो संविधान जो उल्लेख करता है आर्टिकल 233 से 237 तक। तो ये हमारी भारत की संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत न्यायपालिका का गठन होता है। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग जो है, चुनाव करवाने वाली एक इंडिपेंडेंट और एक संवैधानिक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो यानी कि एक तरह से बॉडी है।
इसका काम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और इसके साथ साथ में विधानसभा से संबंधित और राज्य विधान परिषद यदि किसी राज्य में है तो उनका फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने का दायित्व चुनाव आयोग का है। और इसके लिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 एंड इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा जो प्रोविज़न है वो चुनाव आयोग को दिया गया है। और चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है एक बार किए जाने के बाद में उसको उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, केवल और केवल महाअभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर। अब मैंने अभी जो बात कही थी, अब मेरा जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है कि क्यों भारत में अभी यानी कि एक तरह से जो सरकार जो है वो असंवैधानिक है, या यूँ कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक गिरोह तो अपने आप में जो है भारत की सत्ता के ऊपर काबिज नहीं है, या कोई इस प्रकार का माफिया है वो सत्ता के ऊपर काबिज हो गया है। चाहे वो आपकी जो संसद हो, चाहे आपकी कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हो, और चाहे आपकी यानी कि एक तरह से न्यायपालिका ही क्यों ना हो। अब बात हम करते हैं सबसे पहले यानी कि एक तरह से करते हैं हमारी संसद के बारे में, क्योंकि व्यवस्थापिका हमारी संसद है। संसद में लोकप्रिय सदन है वो आपका जो है वो लोकसभा है, और इसका चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के नागरिकों के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है, जिसमें 543 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से अभी निर्वाचित होते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस प्रकार से अभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए हैं और एक बड़े स्तर पर संगठित रूप में लोकसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी देखने को मिली है, तो क्या वर्तमान प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल ये संवैधानिक है? सवाल ये कि क्या इनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं वो संवैधानिक है? यही कारण है कि जनभावनाओं की और जनता की किसी प्रकार से इनको चिंता नहीं है, और अपने पूंजीपति मित्रों के लिए इस देश की संपत्ति को औने पौने दामों के ऊपर लुटाया जा रहा है। फ्री फोकट में खैरात बांटी जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री की ये इनकी निजी संपत्ति हो। इन्होंने खुद ने ये जो संपत्ति है वो विरासत में जो है इन्होंने प्राप्त की हो। तो जब प्रधानमंत्री जो है या मंत्रिमंडल जो है, यदि ये चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बना है तो सरकार भी जो है वो चोरों की ही है, ये जनता की सरकार नहीं है। दूसरी बात, इनके द्वारा जितनी जो नियुक्तियां की जा रही है, फिर इस दृष्टि से वो संवैधानिक कैसे हो सकती है? वो भी गैर संवैधानिक है। चुनाव आयोग अब तक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो प्रोविज़न, जिसमें पहले ये था कि इसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और CJI यानी चीफ जस्टिस है वो मिलकर जो है संयुक्त रूप से एक ऐसे बेदाग और ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग नियुक्त करेंगे जो तीनों को मान्य हो। लेकिन CJI को इस प्रक्रिया से जो है मंत्रिमंडल ने रातों रात प्रस्ताव पारित करके, संसद ने प्रस्ताव पारित करके और उसको हटा दिया। तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो भी गलत है। इसीलिए इनके द्वारा जो चुनाव निष्पक्ष करवाए जाए ऐसी उम्मीद नहीं है, और इसीलिए ये आक्षेप लग रहा है। और जो आक्षेप लग रहा है, इन्हीं मतलब चुनाव आयोग झूठ बोलता हुआ भी नजर आता है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा डिलीशन नहीं किया जा सकता, जबकि इन्हीं का आदेश है और वो सोशल मीडिया के ऊपर स्पष्ट रूप से घूम रहा है कि गलत मतदाताओं को जो है हटाने के लिए जनता है वो सहयोग करें, और इस प्रकार का जो राइट हो दिया गया था। और जो सवाल उठाए गए उनका चुनाव आयोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है। और इस बारे में कर्नाटका में जब वहाँ की CID के द्वारा 18 बार जो है चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया कि ये जो वोटर डिलीशन का काम जिस एजेंसी के द्वारा किया गया है या जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है या जहाँ से किया गया है, उनके नाम, उनका डोमेन नेम और उनके OTP हमें उपलब्ध कराएं। ये चुनाव आयोग अब तक क्यों नहीं करवा रहा है? ये चोर की डाडी में तिनका है वो सिद्ध हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ में जो जब संसद आपकी जो है वो एक तरह से संवैधानिक नहीं है, यानी लोकसभा जो है वो आपकी सही प्रकार से नहीं चुनी गई है, तो सरकार भी सही प्रकार से नहीं चुनी गई। फिर
बात आ जाती है, हम न्यायपालिका की बात कर लेते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बाद में। तो 1990 के बाद में जिस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम आया है, भारत में इजाद किया गया, संविधान में तो उल्लेख था कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम ने यह अधिकार न्यायपालिका ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप स्वतः वो प्राप्त कर लिया है। तो ये प्रक्रिया है, ये भी संविधान सम्मत नहीं है। जो मूल भारतीय संविधान में जो व्यवस्था थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया, और वर्तमान यानी कि एक तरह से जो चुनाव है वो फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो जो सरकारों का जो गठन हो रहा है, जो लोकसभा का गठन हो रहा है, वो भी अपने आप में इस दृष्टि से संवैधानिक नहीं है। तो इस आधार पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या वर्तमान सरकार के तीनों अंग असंवैधानिक है? अब ये जनता को सोचना है, और इस लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो जागरूक होना होगा, और अपने अधिकारों की रक्षा आपको स्वयं को करनी होगी। साथियों, यदि आपको मेरा ये कंटेंट और मेरे विचारों से यदि आप सहमत हैं संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून कॉस्मो ह्यूमैनिज्म से आप सहमत है, ज्ञान, विज्ञान, मानवता से, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी से, तो आप हमारी पार्टी से जुड़ें, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कुटुंब ऐप में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं। और जिस रूप में भी पार्टी को आप तन मन धन से सहयोग देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। हमारे अकाउंट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।